हेलो एवरीवन, आप सभी का एसपीयू पीजी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ में उनका आपके पहला पेपर जो है आपके अकाउंटिंग के ग्रुप का फर्स्ट पेपर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आज एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमें पूरे साल क्या पढ़ना है, मतलब ये पूरा सिलेबस क्या कहता है, इसको हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेके चलते हैं। तो आपने क्लास 12th के अंदर कंपनी अकाउंट्स पढ़ी थी। क्लास 12 में आपके कंपनी अकाउंट्स के टॉपिक थे। कंपनी के अंदर इश्यू ऑफ शेयर्स था, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स था और फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी भी था, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी था। तो ये टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं क्लास 12th में। अब जब फर्स्ट ईयर में आए थे तो फर्स्ट ईयर में आप लोग को 3 टॉपिक आपको पढ़ने पड़े कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के। और टॉपिक थे इश्यू ऑफ शेयर्स एंड इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी आपने पढ़ा था। फिर आपने एक टॉपिक पढ़ा था इसके अंदर अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स का। तो ये 3 टॉपिक आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी पढ़े थे। अभी आपको उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करना है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के आगे वाले कॉन्सेप्ट को। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या पढ़ना है, जो आपने इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि आपने इश्यू ऑफ शेयर्स तो पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़ा हुआ है, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स भी आपने पूरा कंप्लीट पढ़ा हुआ है। 12th में और फर्स्ट ईयर में आपने इश्यू में इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर को इश्यू कैसे किया जाता है वो पूरा पढ़ चुके हैं। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना जो है वो इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को पढ़ेंगे कि डिबेंचर्स को इश्यू कैसे करते हैं, उसके रिडेम्पशन कैसे लगाया जाता है। वैसे आपको बता दो डिबेंचर्स क्या है। डिबेंचर एक लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है, लॉन्ग टर्म लोन भी कह सकते हैं इसको, कि डिबेंचर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, जनता से पैसे लेते हैं एज ए लोन और उनको उसके बेस पे क्या देते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। और ये रिडीमेबल होते हैं, एक समय के बाद हमें इसको रिडीम करना पड़ता है। रिडीम करने का मतलब रीपेमेंट करना होता है। एक ये टॉपिक हमको करना है, कहता है एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। अभी एक्विजिशन ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस को एक्वायर करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 टॉपिक है, एक एक्विजिशन ऑफ बिजनेस है और आप देखेंगे तो यूनिट नंबर 3 के अंदर हमारे पास दे रखा है एक्विजिशन, यहाँ पे कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर दे रखा है एक्विजिशन। तो ये दोनों क्या है, तो दोनों को समझिए। एक्विजिशन ऑफ बिजनेस की जो बात करें, यहाँ पे कंपनी जो है, कंपनी सोल प्रोप्राइटर को या पार्टनरशिप को क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है। मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास में एक सोल प्रोप्राइटर, मैं एक फर्म चलाता हूं या पार्टनरशिप फर्म चलाता हूं, मुझे कंपनी बनानी है, तो मैं क्या करता हूं, उस फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करता हूं। तो होता क्या है कि अब जब कंपनी बनाते हैं तो कंपनी एक सेपरेट एंटिटी होती है, और वो सेपरेट एंटिटी क्या करती है, जैसे वो सेपरेट एंटिटी बन जाती है, वो जो जिसको कन्वर्ट करना था, जैसे फर्म को कन्वर्ट करना था प्रोप्राइटरशिप को या पार्टनरशिप को, तो उस पार्टनरशिप को या प्रोप्राइटरशिप को हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। किसको सेल करते हैं, उस कंपनी के नाम से, जिस कंपनी इनको कन्वर्ट करने जो कंपनी हमने खोली है उसके नाम से। जैसे देखिए यहाँ पे कि राम एंड श्याम एक फर्म है। ये फर्म जो है इनको बनानी है कंपनी, तो इन्होंने क्या हुआ, RNS कंपनी के नाम से, RSN प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी इन्होंने रजिस्टर्ड कर दी। किसने कर दी, राम एंड श्याम फर्म ने। अब क्या होगा कि RNS प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, ये कंपनी राम एंड श्याम की फर्म को क्या करेगी, एक्वायर करेगी, इसको खरीदेगी। तो ये जो प्रोसेस है, पूरा अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है खरीदने का, ये इसी प्रोसेस को हम कहते हैं यहाँ पे एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे एक्वायर करते हैं बिजनेस को। कौन से बिजनेस को एक्वायर करते हैं, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बिजनेस को। यहाँ जो एक्विजिशन की हम बात कर रहे हैं, कौन सा, यूनिट नंबर 3 के अंदर ये बात करें कंपनी टू कंपनी का। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया, तो कंपनी टू कंपनी तो है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में आता है, और अगर फर्म को अगर आप लेते हैं तो एक्विजिशन ऑफ बिजनेस में आता है। फिर हम बात करते हैं तीसरा टॉपिक जो है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन से पहले का अगर आपका प्रॉफिट है, इनकॉर्पोरेशन पहले का मतलब क्या होता है कि आपने 12 महीने का एक टाइम पीरियड होता है। ये हमने 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च की बात कर रहे हैं। देखो मैंने बिजनेस खरीदा, मैं सपोज मैंने पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट किया, मतलब उसको मैंने नई कंपनी बनाई और पार्टनरशिप फर्म को हम किसको सेल कर रहे हैं, कंपनी को सेल कर रहे हैं। तो कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन होता है, उस इनकॉर्पोरेशन से पहले जो बिजनेस चल रहा था उसके प्रॉफिट को हम कहते हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। कि मैंने एक फर्म खरीदी है 1 अप्रैल 2020 को, और उसका मैं अभी फर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। कंपनी बनाने के लिए मैंने ROC के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटीज मैंने जब सबमिट कर दी है। अब मेरा कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है 1 जुलाई 2020 को।
इसका मतलब ये हुआ कि अप्रैल, मई एंड जून ये 3 महीना बिजनेस हमारा चलता रहा, बट वो 3 महीने का जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो कंपनी के नाम से नहीं था क्योंकि उस समय फर्म थी, बट उसके बाद में कंपनी का क्या हो गया, इनकॉर्पोरेशन हो गया। तो ये जो प्रॉफिट था उसको हम कहते हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, एक होता है प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, ये भी हमें पढ़ना है। और फिर हमारा टॉपिक आता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में क्या होता है कि जो हम सिक्योरिटीज वगैरह परचेज करते हैं, शेयर्स परचेज करते हैं, डिबेंचर्स परचेज करते हैं, बॉन्ड्स वगैरह परचेज करते हैं, तो उसके अंदर जो अकाउंटिंग इन्वेस्टमेंट के अंदर जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है, कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रोकरेज के कैलकुलेशन की, जीएसटी के कैलकुलेशन की, वो सारा कैलकुलेशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में किया जाता है। तो ये टॉपिक हमें ये पढ़ना था। ये था हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट, इसको मैंने एलिब्रेट किया कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। यूनिट नंबर सेकंड के अंदर हमारे पास जो पहला टॉपिक जो दिया हुआ है, प्रोविजंस ऑफ इंडियन कंपनी लॉ इन रेस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, कि डेप्रिसिएशन, रिजर्व्स और प्रोविजंस के लिए इंडियन कंपनी लॉ में क्या प्रोविजंस बने हुए हैं, क्या नियम बने हुए हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है, वो हमें पढ़ना है। एक आता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, तो यहाँ पे देखिए फाइनल अकाउंट्स हमको बनाने पड़ेंगे। फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज हम बनाएंगे, आपने 12th क्लास में भी अपने फाइनल अकाउंट्स बनाए थे। अकाउंट्स मतलब वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाया था, तो यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स हम बनाने वाले हैं। एक डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है डिविडेंड पे करना। हम जब चैप्टर पढ़ेंगे पूरा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। डिस्पोजल का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, डिविडेंड के रूप में क्या करते हैं, हमारे शेयर होल्डर को इश्यू करते हैं, वो होता है डिस्पोज करना। कैपिटलाइज करने का मतलब, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है उसी प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, या तो रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं या फिर बोनस शेयर इश्यू कर देते हैं। बोनस शेयर इश्यू करना या रिजर्व में ट्रांसफर करना उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, जिसके अंदर हम बोनस शेयर इश्यू करना सीखेंगे। और उसके बाद एक टॉपिक हमारा आता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, ये भी हम टॉपिक इसके अंदर कवर करने वाले हैं। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है लिक्विडेशंस एंड वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज की बात करें, यहाँ पे लिक्विडेशंस और वाइंडिंग अप का मतलब होता है कि कंपनी के समापन की बात करें। ये जो लिखे हैं यहाँ पे अकाउंट से, ये कंपनी समापन की बात करें कि जब कंपनी को हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, कंपनी बंद करते हैं, उस समय क्या अकाउंट्स किए जाते हैं, क्या स्टेटमेंट्स बनाया जाता है, उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी अकाउंट की बात करेंगे। ये एसओए बनाया जाता है डायरेक्टर्स के द्वारा, जिसमें लिखा रहता है कि हमारे पास कितनी असेट्स है, उसका कितना पैसा रियलाइज हो सकता है, इसको बोलते हैं एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। ईआरवी पता करते हैं कितना हमें पे करना है, तो हमारी कंपनी का उस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या डेफिशिएंसी में आ रहा है कि सरप्लस में आ रहा है, और उसके बेस पे लिक्विडेटर को अपॉइंट करते हैं। और लिक्विडेटर क्या करता है, असेट से पैसा वसूल करके लायबिलिटीज को पे करता है, तो उसके डिटेल को वो क्या करता है, लिक्विडेशन फाइनल अकाउंट में शो करता है। तो ये हमारा यूनिट नंबर सेकंड में हमें टॉपिक्स कवर करने हैं। यूनिट थर्ड में कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, मैंने आपको जो बताया यहाँ पे मर्जर, एक तो ये है, एक होता है एक्विजिशन। मर्जर का मतलब होता है एक कंपनी दूसरी कंपनी में क्या होता है, हो जाती है, मर्ज हो जाती है। जैसे ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीद लिया, ये हो गया मर्जर, कि बी लिमिटेड का ए लिमिटेड में मर्जर हो गया। हमें मर्जर पढ़ना है, एक्विजिशन पढ़ना है कि कंपनी को एक्वायर करते हैं उसकी बात करें, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एमएलगमेशन AS 14, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 का जो एमएलगमेशन वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले हैं कि कंपनियों को, कंपनी का रीस्ट्रक्चर करना होता है। जो कंपनियां बीमार हो जाती है, जिसकी कंपनियों में कंपनी लॉस में चलती है, जिसकी वैल्यूएशन कम हो जाती है, ऐसी कंपनियों का कहते हैं रीस्ट्रक्चर करते हैं। वो सारी की सारी अकाउंटिंग हम लोग यूनिट नंबर थर्ड में पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे 3 यूनिट के टॉपिक्स हो गए। फिर फोर्थ यूनिट जो है हमारी वो है आपके होल्डिंग कंपनी की। होल्डिंग कंपनी मतलब यहाँ पे आपको होल्डिंग कंपनी का मतलब समझाऊं तो एक कंपनी जिसने किसी दूसरी कंपनी के 50% या उससे ज्यादा शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, तो वो दूसरी कंपनी जिस कंपनी के शेयर होल्ड कर रखे उसका वो क्या कहलाएगा, होल्डिंग। और जो जिस कंपनी के शेयर होल्ड कर रखे वो कहलाएगी सब्सिडरी। मतलब ये हुआ कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के शेयर्स को होल्ड कर रखा है, कितना परसेंट, 50%। तो बी लिमिटेड के लिए क्या बन जाएगी, होल्डिंग कंपनी बन जाएगी, और ए लिमिटेड के लिए क्या बन जाएगी, सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। तो जब ए लिमिटेड जो है होल्डिंग कंपनी है, इसके अकाउंट्स जब हम प्रिपेयर करेंगे फाइनल अकाउंट्स, तो इस ए लिमिटेड के फाइनल अकाउंट्स के अंदर इस सब्सिडरी बी लिमिटेड के भी अकाउंट्स को मर्ज किया जाएगा, साथ साथ में इसको भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट। हम दोनों कंसोलिडेट करते हैं, इकट्ठा करके लिखते हैं, मतलब जोड़ के हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की बात हम करते हैं। तो यहाँ पे कोई लंबा छोटा कैलकुलेशंस है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ेंगे तो मजा आएगा आप लोगों को। और यहाँ पे कह रहे हैं कि होल्डिंग कंपनी जो है वो केवल एक सब्सिडरी कंपनी के साथ ही है, क्योंकि टॉपिक आपको छोटा दिया हुआ है, तो एक सिंगल सब्सिडरी कंपनी के साथ हम इसका डिस्कशन करने वाले। वैसे इसके अंदर
मोर देन वन कंपनीज भी होता है, तो वो टॉपिक आपके सिलेबस में कवर नहीं है। केवल सिंपल टॉपिक दे रखा है, इंटरेस्टिंग भी है और 20 नंबर का एक यूनिट है, पूरा एक चैप्टर ही दिया हुआ है, जिससे कि आप पूरे 20 में से 20 नंबर भी हम ला सकते हैं। और फिर हमारे पास जो लास्ट यूनिट जो बची हुई है, यूनिट नंबर 5, इसके अंदर क्या है हमारे पास, फाइनल अकाउंट्स की बात करें। कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि फाइनल अकाउंट जब आप बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट्स के लिए 3 कंपनियों को छोड़ के, जिसमें सबसे पहले आती है आपके पास बैंकिंग कंपनी, दूसरी आती है इंश्योरेंस कंपनी और तीसरी आती है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। इन 3 कंपनियों को छोड़ के बाकी जितनी भी कंपनियां हैं सबके लिए फाइनल अकाउंट्स का तरीका जो है वो सेम रहेगा, मतलब उनका बैलेंस शीट का फॉर्मेट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे इनके लिए फाइनल अकाउंट्स अलग से बनते हैं। तो हम बैंकिंग कंपनी के फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे, इंश्योरेंस कंपनी के फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिसिटी के कंपनी के हम लोग फाइनेंस अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं। तो ये था हमारा सिलेबस को एलिब्रेट मैंने पूरा किया कि हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक ओवरव्यू आप लोगों को दिया कि हम लोग ये जो पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं, पूरा सिलेबस वो क्या रहेगा आपका। तो बने रहिए हम लोग नेक्स्ट, अभी जो इसके बाद जो वीडियो आपको मिलने वाला है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, वो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के टॉपिक से, जिसमें समझाऊंगा किस तरह से इश्यू किया जाता है, किस तरह से जनरल एंट्रीज लगाई जाती है, उसका रिडेम्पशन किस तरह से किया जाता है और क्या क्या उसके तरीके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें और कमेंट देना ना भूलें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।